अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लिंच कॉन्सेप्शन विद फातिमा अली। तो हम बात कर रहे थे फेटफ पे। फेटफ की लिस्ट को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और इंट्रोडक्शन दिया था फेटफ का, तो वहीं से रिज्यूम करते हैं। ग्रे लिस्ट को ही कंटिन्यू करते हैं कि ग्रे लिस्ट के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि एज अ वार्निंग दी जाती है दोज कंट्रीज विच आर नॉट कंसिडर एज द सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। द इंक्लूजन इन दिस लिस्ट इज नॉट एज सीवियर एज ब्लैक लिस्टेड। और ये जो है ग्रे लिस्ट एक तरह से वार्निंग इस तरह से होती है जैसे येलो कार्ड फुटबॉल मैच में वार्निंग की तरह पे दिया जाता है। अच्छा जी, अब क्या मतलब वजूहात होती हैं कि इनको ग्रे लिस्ट से निकलना होता है और क्या इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ते हैं ग्रे लिस्टेड कंट्रीज़ को। तो इश्यूज ये होते हैं कि उनको जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो हमारा आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये सारी कंट्रीज़ को वहाँ से इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाता है और द प्रॉब्लम इज़ इन गेटिंग लोन्स उनको फेस करना पड़ती हैं। इनसे फिर उनको लोन्स नहीं मिल पाते और फिर क्या होता है, ओवरऑल रिडक्शन होती है इनकी इंटरनेशनल ट्रेड में और इंटरनेशनल बायकॉट भी इनको फेस करना पड़ता है समटाइम्स। तो अभी कुछ और कंट्रीज़ जैसे कि यमन है, सीरिया है, टर्की है और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अभी तक फेटफ की जो है कि ग्रे लिस्ट में है। और अगर हम बात करें ब्लैक लिस्ट की, ओनली दोज कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट दैट फेटफ कंसीडर इज अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवंस फॉर टेरर फंडिंग, जिनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज कहते हैं फेटफ वाले, एनसीसीटीज, जो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यह हमें सपोर्ट नहीं कर रहे और कोऑपरेट नहीं कर रहे अपनी पॉइंट्स करेक्ट करने के लिए और जो है ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए। तो फेटफ जो है उनको एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव टेरिटरीज कहता है और ये उनको मतलब उस बिहाफ पे ब्लैक लिस्टेड करता है कि उनको लगता है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को, तो वो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। तो अभी करंटली जो है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है फेटफ की ब्लैक लिस्ट में है। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फेटफ का जो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान विद फेटफ, के पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री रही है और वो कब कब ग्रे लिस्ट में रहा है, कब कब ग्रे लिस्ट से निकला है और जो है कि उसकी क्या हिस्ट्री रही है उसको डिस्कस करते हैं। तो 2008 में फेटफ जो है उन्होंने इशू किया था मेजर अर्ली रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और की इम्प्लीमेंटेशंस की बात की थी और जो है कि 2008 की ये बात है। उसके बाद 2010 में पाकिस्तान ने अपना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो इनेक्ट किया था और 2012 में फेटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया था। फिर जो है 2015 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया और फिर बात करते हैं पाकिस्तान की जो है वो वापसी हो गई ग्रे लिस्ट में 2018 में। तो इन 2018 पाकिस्तान जो है वो दोबारा ग्रे लिस्टेड हो गया जून में। फिर जो 2019 का फर्स्ट हाफ है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा कि जो फेटफ की रिकमेंडेशन है उन पे आप काम करना स्टार्ट कर दें 2019 जून में। फिर जो हमारे फॉर्मर एफएम थे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम एक्शंस करेंगे, फेटफ को जो है हम सेटिस्फाई करेंगे ताकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। फिर 2019 के नवंबर दिसंबर की बात करते हैं कि उस दौरान पाकिस्तान ने काम कर लिया था और अचीव कर लिए थे ऑलमोस्ट फेटफ के जो असाइंड पॉइंट्स थे उन पे काम कर लिया था। फिर 2020 जनवरी में पाकिस्तान फेटफ की जो है वो पाकिस्तान फेटफ का केस है वो जो है एक मीटिंग में डिस्कस कर लिया गया था जो कि बीजिंग में हुई थी और उस मीटिंग में दोबारा डेडलाइन दे दी गई थी नेक्स्ट रिव्यू के लिए। फेब 16 से 21 2020 तक पाकिस्तान को डेडलाइन मिली थी कि फेटफ जो है वो उसकी रिपोर्ट को, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करेगा। फिर 2020 फेब में जो है पेरिस में दोबारा फेटफ की मीटिंग हुई और फिर डेडलाइन दी गई जून 2020 की। जून 2020 में पाकिस्तान ने 26 आउट ऑफ 27 फेटफ पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन पाकिस्तान दोबारा से ग्रे लिस्ट ही रहा था।